नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड ये वीडियो है और यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, ये आज हम लोग देखेंगे धातु एवं अधातु चैप्टर से, जो कि आपके केमिस्ट्री के चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातुओं का कौन सा गुण उन्हें बिना तोड़े पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स अलाउ देम टू बी बीटन इनटू थीन शीट विदाउट ब्रेकिंग? ऑप्शन ए में हो गया आघात वर्ध्यता मेलेबिलिटी, या फिर ऑप्शन बी में हो गया तन्यता डक्टिलिटी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया कठोरता हार्डनेस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया चालकता कंडक्टिविटी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है मेलेबिलिटी यानी आघात वर्ध्यता। किसी भी धातु को जब पीटकर उसको पतली चादर में बदला जाता है, तो इस गुण को, धातु के इस गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता बोलते हैं। तन्यता में क्या होता है? उसको खींचकर लंबा किया जा सकता है। कठोरता तो हार्डनेस हो गया उसका। और उसके बाद देखिए जो चालकता है, चालकता में क्या देखते हैं कि हीट को क्या कर सकता है? ऊष्मा को ट्रांसमिट कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? विच मेटल इज मोस्ट मेलेबल? ऑप्शन ए में हो गया सोना, या फिर ऑप्शन बी में हो गया चांदी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया कॉपर तांबा, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये है आपका सोना। जो गोल्ड है ये सबसे ज़्यादा क्या है? मेलेबल हो। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, धातुओं का कौन सा गुण उन्हें बिना तोड़े पतले तारों में खींचा जा सकता है? तो इसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्युत तारों में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग? ऑप्शन ए में हो गया लोहा आयरन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया तांबा कॉपर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एल्यूमिनियम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया लेड। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका तांबा। देखिए, तांबा यूज़ इसलिए किया जाता है तारों में, क्योंकि ये जो तांबा होता है ये क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी है ये ज़्यादा होता है, और इससे भी ज़्यादा सिल्वर का होता है जो चांदी होता है। लेकिन चांदी जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी महंगी चीज़ है चांदी, इसलिए उसको तार बनाने में यूज़ नहीं किया जाता है। और देखिए, जब हम लोगों के घर में बिजली का जो तार आता है हम लोगों के घरों में, तो उसमें क्या होता है, एक पीवीसी कोटिंग होता है जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग बोलते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं कि विमान के पुर्जों के निर्माण में आमतौर पर किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट पार्ट्स? तो ऑप्शन ए में हो गया आयरन यानी लोहा, या फिर ऑप्शन बी में हो गया तांबा यानी कॉपर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एल्यूमिनियम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया लेड। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका जो सही जवाब है कि आमतौर पर जो विमान के पुर्जे बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। और देखिए, एल्यूमिनियम के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनका जो वेट होता है एल्यूमिनियम का, ये काफ़ी कम होता है और ये स्ट्रांग भी होते हैं। ये स्टील के वजन से 1/3 होते हैं, और इसलिए देखिए विमान को उड़ने में क्या करते हैं, ये काफ़ी हेल्प करते हैं। और मतलब उड़ने में क्या, फ्यूल इफ़िशिएंट होते हैं। मतलब हल्की होगी अगर विमान तो क्या होगा, हल्की होगी तो फ्यूल कम लगेगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है विमान के पुर्जों का निर्माण करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, धातुओं का कौन सा गुण के कारण उन्हें कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स अलाउ देम टू प्रोड्यूस ए साउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस? तो दोस्तों, ऑप्शन ए में हो गया आघात वर्ध्यता यानी मेलेबिलिटी, या फिर ऑप्शन बी में हो गया तन्यता यानी डक्टिलिटी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया कठोरता यानी हार्डनेस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ध्वनिक यानी सोनोरस। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका सोनोरस यानी ध्वनिक। तो
आप देखते होंगे कि स्कूल में जो घंटी यूज़ किया जाता है वो धातु का होता है, मेटल का बना होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो मेटल होता है ये कठोर सतह से जब टकराएगी तो क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लोहे और स्टील के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग प्रदान करने वाले गैल्वेनीकरण के लिए आम तौर पर किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन प्रोवाइडिंग ए प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर आयरन एंड स्टील? तो ऑप्शन ए में हो गया आयरन यानी लोहा, या फिर ऑप्शन बी में हो गया तांबा, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एल्युमिनियम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया जिंक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सा धातु यूज़ किया जाता है, तो इसमें देखिए इसमें आयरन जो होते हैं या फिर स्टील होते हैं, इसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि क्या हो, ताकि उसका जंग ना लगे। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया, बैटरी में आमतौर पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन बैटरीज? ऑप्शन ए में हो गया लोहा, या फिर तांबा, या फिर एल्युमिनियम, या फिर लेड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, बैटरी में आमतौर पर कौन से धातु का प्रयोग होता है? लेड का प्रयोग होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, किस धातु को अलग अलग रूपों में मौजूद होने के लिए जाना जाता है? अधातु को, जिसे अपरूप कहा जाता है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हो सकता था कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में हो गया आपका कार्बन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सल्फर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है कार्बन। तो देखिए आपका जो ये अधातु है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि आपको जो हीरा होता है या फिर ग्रेफाइट होता है ये किसका अपरूप है, तो आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं कार्बन का अपरूप होता है। हीरा और जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, कार्बन का अपरूप होता है, वो कार्बन का एलोट्रोप होता है। चलिए उसके बाद जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा अधातु धात्विक चमक प्रदर्शित करता है? तो विच नॉन मेटल एक्सिबिट मेटेलिक लस्टर? तो ऑप्शन ए में हो गया कार्बन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सल्फर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया आयोडीन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आयोडीन। आयोडीन जो ये एक अधातु है, लेकिन ये क्या होता है, चमकीला होता है। और चमकीला जो जो ये गुण है ये किसका होता है, ये नॉर्मली मेटल्स का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आयोडीन है ये एक अधातु है और इसमें क्या होती है, धात्विक चमक होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? ऑप्शन ए में हो गया आपका लोहा, या फिर ऑप्शन बी में हो गया तांबा, या फिर ऑप्शन सी में हो गया मरकरी, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका मरकरी। देखिए मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये -38.83 डिग्री सेल्सियस है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने में तो क्या होगा, द्रव ही होगा मरकरी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन होता है, तो ये है मरकरी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होने के लिए जाना जाता है? विच नॉन मेटल इज नोन फॉर बीइंग ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन ए में हो गया आपका कार्बन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सल्फर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया आयोडीन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ग्रेफाइट। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, ठीक है। मतलब धातु का ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट जो होते हैं ये एक अधातु है, नॉन मेटल है, मतलब मेटल नहीं है, धातु नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, कार्बन के जो एटम्स के बॉन्ड होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो आपका ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सी धातु हवा में गर्म करने पर काला ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन ए में हो गया आपका एल्युमिनियम या फिर तांबा या फिर लोहा या फिर लेड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका तांबा यानी कॉपर। कॉपर को अगर हम लोग हवा में अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक काला ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मतलब कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो कि क्या होगा, काला रंग का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड आर जनरली, तो देखिए मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो जनरली क्षारीय होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार दिखाते हैं कहलाते हैं। मेटल ऑक्साइड दैट शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड। तो ऑप्शन ए में हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन बी में हो गया क्षारीय ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अम्लीय ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी में हो गया उदासीन ऑक्साइड। तो दोस्तों जो ये देखिए ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का व्यवहार दिखाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। और एम्फोटेरिक जो आपका ऑक्साइड है ये कौन कौन से हैं, ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और फिर आपका जिंक ऑक्साइड हो गया। तो ये क्या होते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड किस तरह का ऑक्साइड है और ऑप्शन आपको दिए हुए रहें तो आपको क्या ऑप्शन आपको चूज करना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार को शो करते हैं, दर्शाते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली क्या होते हैं, पानी में यानी जल में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ऑप्शन ए में हो गया तांबा और सीसा, या फिर ऑप्शन बी में हो गया चांदी और सोना, या फिर ऑप्शन सी में हो गया जस्ता और लोहा, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका चांदी और सोना। ये उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकस्मिक आग को रोकने के लिए किस धातु को आमतौर पर मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। विच मेटल इज कॉमनली केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। ऑप्शन ए में हो गया तांबा यानी कॉपर, या फिर ऑप्शन बी में हो गया लोहा यानी आयरन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया मैग्नीशियम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सोडियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका सोडियम। तो देखिए सोडियम को केरोसिन के तेल में क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं ताकि आग ना पकड़े। और अगर सोडियम को पानी में डुबो कर रखेंगे तो क्या होगा, वो पानी के साथ वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, और जिससे क्या होगा, देखिए जब सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। तो यहाँ पे जो पानी के साथ जब रिएक्शन होता है सोडियम का तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, और यही हीट क्या करता है, फिर हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है और क्या होता है, ब्लास्टिंग जैसे थोड़ा मतलब लगता है कि कोई ब्लास्ट हुआ, कुछ ब्लास्ट हुआ, इस तरीके से थोड़ा सा आवाज़ करता है पानी में। और एयर में सिर्फ आग लग जाता है। तो इसलिए इसको देखिए आग से बचाने के लिए क्या होता है कि किसमें इसको रखा जाता है, इसको केरोसिन के मिट्टी के तेल पे उसको क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं सोडियम को। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए कौन सी धातु भाप के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो विच मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। तो ऑप्शन ए में हो गया पोटेशियम, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सोडियम, या फिर ऑप्शन सी में हो गया मैग्नीशियम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया आयरन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आयरन। आयरन क्या करता है कि भाप के साथ स्टीम के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है,
आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो बनने वाले उत्पाद होते हैं, क्या होते हैं? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑप्शन ए में हो गया वाटर एंड हाइड्रोजन गैस, यानी जल और हाइड्रोजन गैस, या फिर साल्ट और ऑक्सीजन गैस, यानी लवण और ऑक्सीजन गैस, या फिर साल्ट और हाइड्रोजन गैस, या फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है यहाँ पे देखिए आपको क्या बनते हैं, जब भी एक धातु मतलब मेटल, कोई भी मेटल हो, अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। ठीक है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है धातु अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, तनु अम्लों के साथ धातुओं की क्रियाशीलता निम्न क्रम में घटती है। तो देखिए किस क्रम में घटती है इसका यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इस हिसाब से आपको ये करना है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका सही है। सबसे ज़्यादा जो तनु अम्लों के साथ मतलब जो डाइल्यूट जो एसिड्स होते हैं उसके साथ रिएक्शन सबसे तेज़ी से कौन करेगा? मैग्नीशियम करेगा। उसके बाद उससे कम कौन करेगा? एल्यूमिनियम। या उसके बाद फिर उससे कम एल्यूमिनियम से कम कौन करेगा? जिंक करेगा। और सबसे कम कौन करेगा? आयरन करेगा। तो इसी क्रम में यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए लोहे की भाप से अभिक्रिया करने पर बनने वाला धातु ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें कि जब आयरन क्या करेगा, आयरन जब भाप के साथ यानी स्टीम के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन जो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। ठीक है, तो लोहे भाप से अभिक्रिया करके बनने वाले धातु ऑक्साइड कौन सा है? तो ये हो गया आपका Fe3O4। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये क्या है कि कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता में सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? तो देखिए विच मेटल इज द लीस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी। तो देखिए ऑप्शन ए में हो गया आपका, मतलब देखिए प्रतिक्रियाशीलता में मतलब रिएक्टिविटी में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, मतलब कौन सबसे कम मतलब रिएक्शन करता है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है? ऑप्शन ए में हो गया सोना, या फिर ऑप्शन बी में हो गया चांदी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया कॉपर, या फिर ऑप्शन डी में हो गया लोहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन ए सोना। जो गोल्ड होता है ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक चार्ट दिया गया है और जो कि आपके एनसीईआरटी किताब में भी है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है ये आपका पोटेशियम है, उसके बाद फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फिर आयरन, उसके बाद फिर लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद फिर कॉपर, और उसके बाद फिर मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। तो देखिए गोल्ड जो है क्या है, ये सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है गोल्ड आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है आपका? गोल्ड है। ठीक है, तो सबसे कम जो प्रतिक्रियाशील धातु है ये क्या है? ये हो गया आपका गोल्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं कि 24 नंबर का क्वेश्चन, सोडियम का क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो देखिए सोडियम क्लोरीन से अगर रिएक्शन करेगा तो किस तरह का यहाँ पे रिएक्शन होगा? ये आपका जो बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम यहाँ पे क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खो देगा, और क्या हो जाएगा? देखिए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का 11 होता है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? 2, 8 और 1। ठीक है, तो इसको देखिए एक इलेक्ट्रॉन खो देना सबसे आसान होगा सोडियम के लिए, इसलिए क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है और ये अपने आप को स्टेबल करने का कोशिश करता है। ठीक है, क्लोरीन के साथ।
तो यहाँ पे सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना खो देता है और ये किस तरीके का बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किस प्रकार का यौगिक बनता है। तो देखिए धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तो देखिए यहाँ सोडियम क्या था, धातु था, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या, कौन सा यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। देखिए जो कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, कोवेलेंट जो बॉन्ड बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, वो उसको किस तरीके का कंपाउंड बोलेंगे, किस तरीके का बॉन्ड बोलेंगे, उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और इस तरीके के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो आपका यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो धातु से अगर अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो तो उसको क्या बोलेंगे, वो किस प्रकार का यौगिक बनाएगा, वो एक आयनिक यौगिक बनाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है देखिए 26 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करने की सबसे कम संभावना रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हो गया उत्कृष्ट गैस, या फिर क्षारीय धातु, या फिर हैलोजन, या फिर संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका उत्कृष्ट गैस। जो उत्कृष्ट गैस होते हैं, नोबल जो गैस होते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे कम क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसकी रिएक्शन की संभावना नहीं होती। जैसे आपका यहाँ पे हो गया हीलियम, उसके बाद फिर आपके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। तो देखिए उत्कृष्ट गैस में क्या होता है, जैसे हीलियम का जो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या होता है कितना होता है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, बाद में जब फिलअप होगा आगे इलेक्ट्रॉन तो 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो हीलियम का परमाणु संख्या ये 2 है। तो यहाँ पे जो पहले वाले कोष में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे, और ये क्या होगा, ये अपने आप स्टेबल है। तो इसलिए क्या हो गया, ये सबसे कम रिएक्टिव है हीलियम। और उसके बाद इसमें इस कैटेगरी में आते हैं नोबल गैस में कौन से आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। तो ये सब हैं जो कि सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है, मतलब जिसमें रिएक्शन करने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक आयनिक यौगिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड ये आपका आयनिक यौगिक है। और उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका एक आयनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इसलिए यहाँ पे जो आपका CO2 है ये आपका सही जवाब है कि CO2 क्या है, एक आयनिक यौगिक नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। तो देखिए आयनिक यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ये उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड बनते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल के कारण इसका जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है ये उच्च होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन क्यों करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही है आपका ये हो गया, आपका ऑप्शन ए सही है कि जब देखिए जो आयंस होते हैं, आयंस गेन मोबिलिटी इन द मोल्टेन स्टेट ड्यू टू द हीट। तो देखिए गर्मी के कारण जो पिघले हुए होते हैं, जो आयनिक यौगिक गलित अवस्था में जब होते हैं तो क्या होता है कि इसके जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, मोबिलिटी में होते हैं, गतिशीलता उनमें होती है उनके आयंस में। तो इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं जब ये गलित अवस्था में होते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में जो इसके आयन होते हैं वे मोबाइल नहीं होते हैं, मतलब
गतिशील नहीं होते हैं, तो इसलिए ठोस अवस्था में क्या होते हैं, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो विद्युत के चालन नहीं होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे की धातु प्रायः किस अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए आपका अभिक्रियाशीलता के श्रेणी में सबसे नीचे कौन कौन है, देखिए आपका Ag और Au। तो Ag सिल्वर हो गया और Au आपका गोल्ड हो गया। तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसका मतलब क्या होगा, ये मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में धातु निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना शामिल है। तो which process involves the removal of impurities from the ore prior to metal extraction। ऑप्शन ए में हो गया सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अपचयन रिडक्शन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया समृद्धिकरण करना जो आपका इनरिचमेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे कि धातु के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धि को जो हटाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको इनरिचमेंट बोला जाता है। और देखिए अयस्क में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए जो अशुद्धियों को हटाया जाता है निष्कर्षण से पहले, तो अयस्क में जो अशुद्धि रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गैंग, उसको गैंग कहा जाता है। और इस गैंग में क्या होता है, मिट्टी होता है, रेत होता है, और भी बहुत सारी जो आपकी अशुद्धियाँ होती हैं वो होती हैं आपके, और इसको क्या बोला जाता है, इसको गैंग बोला जाता है। अयस्क में जो अशुद्धियाँ रहती है उसको गैंग बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निष्कर्षण प्रक्रिया के किस चरण में अयस्क के कणों को गैंग के कणों से अलग करना शामिल है। विच स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ ओर पार्टिकल फ्रॉम गैंग पार्टिकल। ऑप्शन ए में हो गया आपका तोड़ना यानी क्रशिंग, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ग्राइंडिंग, या फिर ऑप्शन सी में हो गया कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रण, या फिर ऑप्शन डी में हो गया अपचयन यानी रिडक्शन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका सांद्रण। देखिए जो आपका निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन का जो चरण होता है उसमें क्या होता है, इसमें अयस्क के कणों को गैंग के कणों से क्या करते हैं, अलग करना शामिल होता है। ये किस में होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन में होता है, सांद्रण में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो सांद्रित अयस्क होते हैं इससे आपके कैसे यहाँ पे धातु प्राप्त किए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका बाय रिडक्शन यूजिंग कार्बन। तो देखिए यहाँ पे जो विधि है, देखिए यहाँ पे आपका जो ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें क्या है कि जो आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और जो एल्युमिनियम है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त किया जाता है। और फिर देखिए आपका जो जिंक हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद लेड हो गया, उसके बाद कॉपर, इसको क्या करते हैं, इसको कार्बन से अपचयन करके प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो देखिए आपका सिल्वर और जो गोल्ड हो गया, ये आपके फ्री स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त कैसे किया जाता है, तो ये हो गया आपका बाय रिडक्शन यूजिंग कार्बन, तो कार्बन का अपचयन से। उसके बाद देखिए पारे के अयस्क को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द ओर ऑफ मरकरी। तो मरकरी का जो आपका ओर होता है इसको किसे बोला जाता है, सिनेबार, या फिर ऑप्शन बी में हो गया हेमेटाइट, या फिर ऑप्शन सी में हो गया गैलेना, या फिर ऑप्शन डी में हो गया पायराइट। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ये बहुत ही आसान जवाब है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए कॉपर सल्फाइड Cu2S को हवा में गर्म करने पर कौन सी धातु प्राप्त की जा सकती है। तो कॉपर सल्फाइड को अगर हम लोग हवा में गर्म करेंगे तो कॉपर धातु प्राप्त होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए धातु ऑक्साइड को धातुओं में अपचयित करने के लिए सामान्यतः किस अपचायक का उपयोग किया जाता है। व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो देखिए धातु का जो ऑक्साइड होता है, किसी भी धातु का ऑक्साइड, उसको अगर उस धातु को अपचयन करना है
तो इसके लिए कौन सा अपचायक का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया आपका कार्बन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सोडियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका कार्बन। कार्बन को एक अपचायक के रूप में यूज़ किया जाता है धातु ऑक्साइड से धातु को अपचयित करने के लिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रियाओं में कौन सी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं अपचायक के रूप में उपयोग की जाती है? तो देखिए यहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो कौन से ऐसी धातुएं हैं? तो आपका हो गया आयरन, जिंक, या फिर लेड, या फिर सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, या फिर कॉपर, सिल्वर, या फिर गोल्ड, या फिर ऑप्शन डी में जो इसे हो गया आपका मरकरी, प्लेटिनियम और पैलेडियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि विस्थापन अभिक्रिया में अत्यधिक जो प्रतिक्रियाशील धातु होती हैं उसको अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ताकि जो निम्न जो प्रतिक्रियाशील धातु है उसको क्या करे, इसको रिड्यूस कर दे। तो यहाँ पे देखिए किसका यूज़ किया जाता है? सोडियम का, कैल्शियम का और एल्यूमिनियम का। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि जो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का क्या नाम है, जिसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने या मशीन के पुर्जों की मरम्मत के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे रोस्टिंग, या फिर कैल्सिनेशन, या फिर थर्मिट रिएक्शन, या फिर विस्थापन प्रतिक्रिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए या फिर मशीन के पुर्जों को जोड़ने के लिए जो यहाँ पे यूज़ होता है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच जो अभिक्रिया होती है इसको क्या बोला जाता है? थर्मिट प्रतिक्रिया कहा जाता है, थर्मिट अभिक्रिया यानी थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम और मैग्नीशियम जैसी जो प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में उच्च धातुओं को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये आपका चार्ट है इसमें देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त किया जाता है, और जो मीडियम है उसको कार्बन के साथ क्या करते हैं, इसको रिड्यूस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सोडियम और मैग्नीशियम है, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम क्या है, बहुत ज़्यादा काफ़ी रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, विद्युत अपघटन किया जाएगा, ठीक है, और विद्युत अपघटन के द्वारा इसको प्राप्त किया जाएगा सोडियम और मैग्नीशियम की धातु को। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के पिघले हुए क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पर क्या जमा होता है? What is deposited at the cathode during the electrolysis of molten chloride of sodium, magnesium and calcium? तो देखिए कैथोड पर जो जमा होता है वो क्या होता है, वो आपका धातु होता है, ठीक है, जो मेटल वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने को रहता है इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो वही मेटल रहता है, ठीक है, धातु वहाँ पे रहती है, कहाँ पे, कैथोड पे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है? हाउ इज एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड? तो एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ऑक्साइड से कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए फिर से चार्ट में, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा कि चार्ट दिया हुआ रहेगा, वैसा नहीं होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि देखिए सोडियम, उसके बाद पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसको किसके द्वारा इसको धातु को प्राप्त किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए चांदी की वस्तुओं पर हवा के संपर्क में आने पर बनने वाली काली परत क्या होती है? तो ये आपका क्या होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 2 क्वेश्चंस होंगे जिसका जवाब आपको देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर तांबा पर बनने वाली हरी परत क्या होती है? तो तांबा पे जो हरी परत होती है वो क्या होती है? तांबा पे जो हरी परत बनती है
वो आपका क्या होता है, ऑप्शन ए में हो गया कॉपर ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कॉपर सल्फाइड, या फिर ऑप्शन सी में हो गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या फिर ऑप्शन डी में हो गया कॉपर क्लोराइड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जो मतलब क्षारीय कॉपर के कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, हरी परत बना देती हैं जब ये जो कॉपर होता है ये नम कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आती है। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोहे को जंग लगने से रोक सकती है, पेंटिंग या फिर ऑयलिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये हो गया इनमें से सभी। जो जितने भी ऊपर में दिए गए हैं, पेंटिंग करके भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, ऑयलिंग करके भी, और फिर आपका गैल्वेनाइजिंग करके भी, मतलब जिंक का परत चढ़ा के भी उसको हम लोग जंग लगने से रोक सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, कौन सी मिश्र धातु जंग प्रतिरोधी है, विच एलॉय इज रेसिस्टेंट टू रस्ट, पीतल, कांसा या फिर स्टेनलेस स्टील या फिर सोल्डर। तो इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है ये जंग प्रतिरोधी होता है, इसमें आयरन, निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।